नमस्कार साथियों, आप सभी का क्लासेस में स्वागत है। और हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा था। साइटोलॉजी के अंतर्गत हमने आपको उसकी कम से कम 4 क्लासें हो गई हैं, 4 शायद है 5। उसमें हमने आपको बताया था कि डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए कैसे होता है, कैसे बनता है, डीएनए की खोज किसने करी थी। इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया था उसमें कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जैसे ह्यूमन में 46 होते हैं, जिसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उसके बारे में हमने ये भी बता दिया था कि लड़कों में कौन से गुणसूत्र होते हैं और लड़कियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं। आज हमने उस दिन आपको बताया था लास्ट में कि हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो जीन होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में। ठीक है, जीन। तो अब बात ये आती है कि जीन क्या होते हैं। हम जीन बोलते किनको हैं, या जीन किसको कहा जाए, या जीन का काम क्या है। ठीक है, तो जीन होते क्या है, या जीन को अगर हम पहचाने कैसे, तो इनका सबसे पहला पॉइंट यही बन के आता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। बीड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बीड लाइक के तरीके होता है। मान लो अगर ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ऐसे ना बना करके, अगर इसको ऐसे बनाओ तो इस वाले पॉइंट पर ऐसे 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 करके पॉइंट ऐसे ऐसे करके बना होगा। यही क्या कहलाता है, यही जीन होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट है, ये आपको कैसा लग रहा है, बीड लाइक का लग रहा है। ये मतलब बीड लाइक इसको बोलते हैं खंड। इसमें छोटे 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 खंड बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जीन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, और ये किस पे लगे हुए होते हैं, डीएनए पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर अब अगला पॉइंट ये आता है कि इसकी स्टडी किस में करते हैं। मतलब स्टडी, जो इसका अध्ययन है, अध्ययन वो किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। ठीक है, समझना है इस चीज को। अब बात ये आई है जीन। जीन कैसा होता है, बीट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब खंड युक्त इसकी संरचना होती है। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए पे जो छोटे 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 खंड पाए जाते हैं इस टाइप के, उसको हम लोग बोल देते हैं जीन। ठीक है, अब इस जीन का जो स्टडी है या अध्ययन है वो कहलाता है जेनेटिक्स। मतलब कि जब हम लोग जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये बात आती है कि इस जेनेटिक के फादर कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखो, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अब क्या समझ में, आनुवांशिकी के पिता, इनको क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी के पिता। ठीक, ऐसा समझो। अब बात करते हैं ये जेनेटिक, ये जेनेटिक्स क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ऐसा होता है। चलो अच्छा, इतना नोट करो। अब अगला पॉइंट ये बनेगा कि ये जो जीन है, इस जीन की खोज, वो तो जेनेटिक हो गया, जेनेटिक के अंतर्गत हम लोग जीन का अध्ययन करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा
कि डिस्कवरी किसने करी थी जीन की? डिस्कवरी किसने करी थी जीन की? तो जीन की जो डिस्कवरी करी थी उन्होंने जॉनसन ने करी थी। जॉनसन, ठीक है। तो बात करते हैं जीन की खोज किसने करी थी? वो जॉनसन ने करी थी, ठीक है। ये भी पॉइंट समझ में आया। और उन्होंने इसके कैरेक्टर के बारे में बताया था, मतलब लक्षण। जीन के लक्षण क्या होते हैं अब ये समझो। जीन के लक्षण ये होता है, अब जीन है, अब जीन जो है वो डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, ठीक है। और जीन लक्षण क्या होंगे? जैसे हमने आप लोगों को उस दिन उस वाले पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर मान लो पापा के बाल 25 साल की एज में झड़ रहे थे, तो फिर पुत्र के पास अगर वही लक्षण आता है तो बेटे के भी बाल उस एज में झड़ने लगते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमने ये बताया था कि अगर मान लो पिताजी गोरे हैं और तो पिताजी का गोरापन बच्चे में जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्किन में भी अंतर होता है, स्किन में अंतर आ जाता है। अगर मम्मी पापा गोरे हैं तो बेटा भी गोरा होगा, इस तरीके से। और भी कई एग्जाम्पल आ जाते हैं। मान लो हम अगर बात करें, इसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाता है जिसे हीमोफीलिया, ये भी एक जेनेटिक रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक कैसा रोग होता है? ये भी जो रोग है वो कैसा है? ये मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला रोग है। ये भी हमको अपनों से ही मिलते हैं। इनको अगर हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो जो अपनों से मिलने वाले रोग हैं वो भी जेनेटिक के अंतर्गत आते हैं, जीन के माध्यम से ही आते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में वर्णांधता जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ये भी एग्जाम्पल किसका है? ये भी एग्जाम्पल जीन का होता है। ये हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और हीमोफीलिया हो गया, गंजापन, गंजापन भी हमें अपनों से ही मिलता है। पापा गंजे थे तो बेटा गंजा होगा, ठीक है। इसके बाद में हमें स्किन का कलर जो भी है वो भी हमें अपनों से ही मिलता है। स्किन का कलर जो होता है वो भी हमें अपनों से ही मिलता है, ठीक है। पापा पे जाएगा लक्षण या मम्मी पे जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में है तो इसको लिख सकते हो। हाइट एग्जाम्पल इसके। इसके बाद में हेयर, बालों का, ठीक है। हेयर ग्रोथ लिख लो, हेयर ग्रोथ। और ईटीसी बहुत सारे लक्षण जो हैं हमको वो जीन के माध्यम से समझ में आते हैं। आपने देखा होगा। इसके बाद में कलर ऑफ आइस, और एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो कलर ऑफ आइस, ठीक है। कलर ऑफ आइस, स्किन कलर, स्किन कलर, स्किन कलर भी हमें किससे मिलता है? अपनों से मिलता है, माँ बाप से नहीं। एक चीज़ और बता दें, आपने मैंने ये बोला कि जो जीन होता है, जीन के माध्यम से हमें कैरेक्टर्स हमें डिसाइड होते हैं, मतलब कैरेक्टर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो डीएनए के कारण। लेकिन होता क्या है, इसका सही एग्जैक्ट डेटा अभी तक आया नहीं कि हमारे बॉडी में कितने जीन होते हैं। अगर बात करें सन 2004 के आसपास की बात है, तो सन 2004 में एक साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारी बॉडी में लगभग लगभग 30,000 जीन होते हैं। बस 30,000 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, ठीक। लेकिन ये अभी साइंस पुख्ता तौर पे नहीं बता पाया है कि 30,000 ही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये डेटा अभी हमारे लिए कोई पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये सही डेटा नहीं है। हाँ, 2004 तक उन्होंने 30 तो बता दिए, लेकिन अभी भी साइंस इस पर पूरी तरीके से अपने क्या बोलते हैं साक्ष्य नहीं दे पाई है कि 30,000 ही हैं कि उससे ज़्यादा है उससे कम है, ठीक है। अब जरा इतना नोट कर लो जीन के बारे में। हाँ, और आप लोगों को एक और बता दें, इसी में थोड़ा और लिख लो। मैंने बोला जैसे आप लोगों ने किताब में देखा होगा कि टी, फिर स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे करके चलते थे ना हम लोग। फिर क्या होता था, स्मॉल टी क्रॉस जब करवाते थे, तो ऐसे करके आपको कुछ बुक में दिया हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? जीन के अंतर्गत आएगा। मान लो आपने एक इधर लिख दे, ये कोई एक पौधा है, कैपिटल है तो मतलब बड़ा पौधा है, ये बौना पौधा है। फिर हमने बड़ा पौधा लिया, अब ये छोटा पौधा है। अब इनके बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अब इस टी का संबंध इससे करवा दें, फिर इस वाले का इससे करवा दें, फिर इस तरीके से जब चलता है। अब मान लो ये टी, एक ये टी,
तो सारे लंबे हो गए। ये इसमें दोनों टी कैसे आ गए, स्मॉल हो गए। ये अभी रफली समझा रहे हैं, इसको क्लियर नहीं समझा रहे, ठीक है। तो ये देखो लक्षण जो हैं, इसके पास एक टी, कैपिटल टी मतलब एक बड़ा पौधा लंबा पौधा ले ले, एक छोटा पौधा ले ले, उनके बीच जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो या तो पौधे लंबे बनेंगे या तो पौधे नाटे बनेंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे। ये समझ रहे हो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बुक में दिया हुआ होता है, इसको हमें नहीं करना है, ठीक है, इतना नोट करो। और एक पॉइंट लिख लो कि एक जीन, यहां लिख लो, एक जीन जो होता है इक्वल टू एक कैरेक्टर, ये भी पॉइंट लिख लो यहाँ पर। मतलब कि एक जीन से एक ही लक्षण दिखता है या एक ही लक्षण दृष्टिगत होता है, तो एक जीन बराबर एक कैरेक्टर, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर हटाएं इसको। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई सर आपने बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, तो ये ट्रांसजेंडर वाला सीन क्या है। मतलब कि अगर बात करें ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे समाज में देखा होगा हम लोगों ने कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर का मतलब उनमें जो है लैंगिक लक्षण पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब यही होता है कि ना तो वो उसमें पूरे जो कैरेक्टर मेल के आ पाए, ना पूरे कैरेक्टर उसमें फीमेल के आ पाए। तो अब जरा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कल हमने बताया था, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सर 46 तो होते हैं, लेकिन ये एक पूर्ण मानव है, मतलब 46 गुणसूत्र वाला जो है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो पूरे लक्षण उसके अंदर है, 46 के 46 हैं। अगर मान लो तो फिर ये जो हमारे समाज में हम लोग देखते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनका निर्माण कैसे हो जाता है, वो कैसे बन जाते हैं, तो ये तो आप लोगों के अंदर कभी नहीं आना चाहिए कि दिमाग में कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो ट्रांसजेंडर से ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। एक सामान्य माता पिता से ही ट्रांसजेंडर शिशु का या संतान का जन्म होता है, मतलब कि माता पिता जो हैं वो सही हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन क्या होता है कुछ गड़बड़ी के कारण उनमें लैंगिक विकास नहीं हो पाता। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है जो, उसमें गड़बड़ी होती है, जिस कारण से वो जो बच्चा होता है, जो संतान होती है, वो ट्रांसजेंडर हो जाती है, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को बताते हैं, जो डाउट क्वेश्चन रहेगा, बाकी इससे रिलेटेड आएगा नहीं। और इसका विस्तृत अध्ययन और कभी हम वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। तो बात करते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर होता क्या, कौन सी गड़बड़ी के कारण होता, क्या होता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब बात को समझो, वैसे तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ट्रांसजेंडर, लेकिन साइंस की भाषा में बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। मतलब कि हम लोग ऐसे तो अपनी नॉर्मल भाषा में ट्रांसजेंडर बोल देते हैं, ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर सामने वाला व्यक्ति जो भी है, मतलब कि अगर आप हम लोग देखते हैं समाज में, हम लोगों को देखने को मिल जाता है, हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर है, लेकिन साइंस इनको बोलती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। होता क्या है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि एक तरफ होते हैं क्रोमोसोम्स, एक तरफ होते हैं अलोसोम्स।
तो हमेशा ट्रांसजेंडर की जब गड़बड़ी होगी तो अलोसोम्स अलोसोम्स तो हमेशा अलोसोम्स जो मेल वाला पार्ट होता है, मेल अलोसोम्स, इसको क्या बोलोगे? मेल अलोसोम्स। मेल अलोसोम में जब गड़बड़ी होगी, मेल अलोसोम में गड़बड़ी होती है या हो जाती है, तब क्या हो जाता है? ट्रांसजेंडर वाली कंडीशन आ जाती है। मान लो 46, थोड़ा समझा दें आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये 46 तो ये हो गए, मतलब 44। अब बात आती है एक्स और वाई, ठीक। अब जब ये एक्स और वाई है तो एक्चुअल में ये क्या है? बॉय है, ठीक। अब ये बॉय है, लेकिन होगा क्या? प्लस। अब बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में मैंने बोला था एक्स और एक्स होता है, तो यहाँ वाला एक एक्स पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक। समझ, अब क्या होगा? तो ये तो था ही, अब इसके साथ में और ये जुड़ गया, तो अब क्या होगा? इसके पास गर्ल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। समझ में आया? ये था इतना, इसको रफली थोड़ा ओवर ऐसे ही समझा दिया है, समझना कुछ नहीं था इसमें, बस ये था कि एक तरीके से आप लोगों के मन में डाउट क्वेश्चन था तो उसको हमने क्लियर कर दिया कि ट्रांसजेंडर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसको हम साइंस की भाषा में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। गड़बड़ी हमेशा मेल्स अलोसोम्स में होती है, में गड़बड़ी हो जाती है, जिस 44 गुणसूत्र सेम होते हैं एक्स और वाई, तो ये तो मेल का हुआ, ये तो लड़का हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण जो फीमेल का एक्स ग्रुप वाला गुणसूत्र है वो और जुड़ जाता है, जिसके कारण से कि उसके अंदर कैसे कैरेक्टर आ जाते हैं? लड़कियों के कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इनका विकास नहीं हो पाता। अब मैंने आपको यहाँ पर 44 प्लस एक्स और वाई प्लस एक्स जोड़ दिया, तो यहाँ पर तो 47 हो गए, 46 के जगह कितने हो गए? 47। कभी कभी क्या होता है, 44 प्लस एक्स और वाई ये कम हो जाता है, तो 44 के कितने मतलब 46 के कितने रह जाते हैं? 45 रह जाते हैं। तो दोनों कंडीशन है ये, इसका एक्सप्लेन और कभी कराएंगे, इसका कोई रीज़न है नहीं, मतलब यहाँ पर बताने का आपके सिलेबस का भी नहीं है पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा डाउट की वजह से हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये कंडीशन ये होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कभी भी ट्रांसजेंडर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी एक वो अलग होता है, इनका एक कमेटी अलग होती है, इसको बोल देते हैं क्या, समाज के अंदर इनका एक अलग रहन सहन होता है, और ये लोग अगर मान लो किसी के घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो गया तो उनको कमेटी होती है, उनको दे दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है, ठीक है। वो उस बच्चे को लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हुई यहाँ तक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मतलब कि जो संतान होती है वो, जो माता पिता होते हैं वो जो भी माता पिता हैं जिनकी वो संतान है, तो माता पिता तो सही हैं, लेकिन उनकी जो संतान है उनमें गुणसूत्र की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो रीज़न यही है कि माता पिता सामान्य थे, माता पिता सामान्य हैं, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसके गुणसूत्र में प्रॉब्लम होने से दिक्कत है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट समझ में आ गया। मैंने जीन भी बता दिया आप लोगों को, तो अब जीन का टॉपिक समाप्त होता है। ये तो हमने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया इसलिए क्योंकि ये कल का था पार्ट में, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो इसको साफ कर दें फिर। हम लोगों ने केंद्रक पढ़ लिया, इसके बाद में हम लोगों ने जीन भी पढ़ लिया, गुणसूत्र भी पढ़ लिया, डीएनए आरएनए भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका का एक और अभिन्न अंग है, कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया।
इसकी बात करेंगे अब हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज और, इसके नाम में भी अंतर है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है इसका मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका जो है प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। माइटोकॉन्ड्रियन इसका एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन कर लो इसको, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ में आया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं? ये भी एक कोशिका का अभिन्न अंग है। इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक, इसको एनर्जी ऑफ सेल भी बोलते हैं, एनर्जी पावर ऑफ सेल बोलते हैं, या पावर ऑफ हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का घर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं इसके बाद में कि ये पाया कहाँ जाएगा। आप लोग एक चीज बताओ, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा? पहली पॉइंट हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताया था। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया गया, या केंद्रक अपसंट था, या केंद्रक विकसित नहीं था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये पाया किस में जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होगा? मौजूद होगा। ये इसका पॉइंट हो गया। समझ में आया? अब बात ये करते हैं कि ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं आरबीसी। मैंने उस दिन भी बताया था आरबीसी के बारे में, इसका फुल फॉर्म वगैरह सारा बताया था। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और केंद्र भी नहीं पाया जा रहा था। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो सारे जो अदर कोशिकाएं हैं सब में पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉट, या ये लिख सकते हो ह्यूमन बॉडी आरबीसी। तो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। ह्यूमन बॉडी आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब ठीक है, ठीक है, समझ में आया पॉइंट क्या लगे? इतनी चीजें समझ में आई। अब अगला पॉइंट ये बनता है कि फर्स्ट ओरिएंटेड सेल, फर्स्ट ओरिएंटेड सेल मतलब कि ये जो कोशिका है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका उद्भिद है, प्रथम उद्भिद है। प्रथम उद्भिद, प्रथम उद्भिद का मतलब प्रथम उद्भिद कोशिकांग लिख सकते हो इसको, प्रथम उद्भिद कोशिकांग। ठीक है, फर्स्ट ओरिएंटेड सेल, ये विकसित हुई सेल है जो कोशिका में विकसित होती है सबसे पहले। प्रथम, फर्स्ट कोशिकांग, उद्भिद स्वयं उत्पन्न होती है। बात को मतलब क्या लिखा? ओरिएंटेड सेल स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह देखो क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं। दूसरी सबसे या दूसरे सबसे बड़े कोशिकांग
यह है दूसरा सबसे बड़े कोशिकांग, दूसरा लिख लो, दूसरा सबसे बड़े कोशिकांग, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यह दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अब सेंटेंस सही बना, बात को समझो। पहला कौन था? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका के अंदर जो है सबसे बड़ा कोशिकांग पहला कौन है, तो न्यूक्लियस, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तब आप लोग किसको बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बताओगे। चीजें समझ में आई? अच्छा, अगला पॉइंट ये बनेगा कि राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। समझना इस चीज को। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोग कि मैंने यूकैरियोटिक सेल में रखा माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन मैंने जब बात करी राइबोसोम की तब मैंने आप लोगों को बता दिया कि राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ, ये यहाँ पर इसका पॉइंट अच्छे से समझना कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है, और 70S प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S प्रकार का वो होता है, 70S प्रकार की कोशिकाएं होती है, लेकिन वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में 70S जरूर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो है 70S प्रकार का होगा यहाँ पर। इसीलिए इसको बोल देते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अगला पॉइंट बना लो, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बनेगा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका अगला पॉइंट क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो झिल्ली होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस तरीके से बनेगा, तो इसकी जो झिल्ली होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब इसको समझाएंगे बाद में, भी थोड़ा और समझा लें। ठीक है, तो अब ये समझे, ये चप्पल के आकार का होता है, देखो चप्पल टाइप दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संरचना होती है वो कैसी होती है? चप्पल के आकार की होती है। ठीक, इतना नोट करो फिर करवाएं। ठीक है, हटा दें। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, स्ट्रक्चर बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। मैंने बोला था दोहरी झिल्ली का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो मैंने बोला था इसका, इसके अंदर एक क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाएंगे? इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। मतलब कि अंगुली सदृश रचना, फिंगर के तरीके रचनाएं होती हैं इसको। इसको हम लोग चप्पल का आकार के तरीके भी बोल देते हैं। इसका जो आकार होता है वो चप्पल के तरीके होता है। अब एक चीज और, इसके अंदर बहुत से स्पेस पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा स्पेस पाया जाता है
इसीलिए बोल दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होगा? कोशिकीय श्वसन। समझ गए पहला पॉइंट। एक क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब समझ में आया? मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये स्पेस दिख रहा, स्पेस होने के कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि इसके अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। और ये जो अंगुली सदृश रचना है, ये भी क्वेश्चन पूछा कि जो ये रचना होती है, जो संरचना बनी हुई है, ये इसको क्या नाम देते हो, तो ये हमारे क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। ठीक है। अब आप लोगों ने अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने बोल दिया कि कोशिकीय श्वसन होता है। अब बात करते हैं, अब हम कुछ कल लिखवाए थे ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवा दें। किससे करवा दें? ऑक्सीजन से करवा दें। तो जब ऑक्सीजन से करवाओगे तो CO2 भी मिलेगा प्लस H2O भी मिलेगा, और इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ठीक, समझ में आया? अब जो ये एनर्जी है, वो एनर्जी इसी में क्या होगी? संचित। डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं? ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाओगे तो हमें क्या क्या मिला? CO2 मिला और H2O मिला। तो फिर जब ऑक्सीजन से करवा रहे हो तो ये भी पूछा जाता है कि जो अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जो अभिक्रिया हुई है, तो इसका जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? एक तो बात है ये जगह कोशिकीय श्वसन। अब बात करते हैं इसमें कि जब ऑक्सीजन के माध्यम से हुई श्वसन क्रिया हुई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, तो इसको क्या नाम दोगे? तो बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन। मतलब कि ऑक्सी श्वसन होता है इसके अंतर्गत। अच्छा एक चीज और, जो एनर्जी है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जो एनर्जी है वो किस रूप में है? आपने तो एनर्जी तो बोल दिया, तो वो एनर्जी जो है वो किस नाम से है? तो एनर्जी का नाम है ATP। क्या नाम है? ATP। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचित रहती है, जो ऊर्जा स्टोर होती है, वो किस रूप में स्टोर होती है, या किस फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है? तो आप लोग बताओगे ATP के रूप में होती है। अब ATP के फुल फॉर्म की बात कर लें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ह्यूमन बॉडी, क्या बोलेंगे? ह्यूमन बॉडी ऑफ एनर्जी करेंसी। मतलब इसको बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो किस रूप में संचित होती है? तो वो ATP के रूप में संचित होती है। या ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मानव शरीर में जो ATP होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। अब इसको करेंसी क्यों बोला गया ये भी समझ लो, इसके पीछे इसका बोलने का लॉजिक क्या हुआ। अब बात ये आती है कि जैसे हम लोग देखा होगा करेंसी होती है, उसको हम लोग खर्चा करते हैं, पैसे से होता है, खर्चा करते हैं, उससे हम कुछ लोग कुछ चीज़ें लेते हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ भी हम खाते हैं, तो जो हम कुछ खाते हैं तो वो सारा का सारा किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज, और ये हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे होते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच जाती है।
तो जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो कुछ तो CO2 निकलेगी, कुछ H2O, और फिर एनर्जी मिलती है। समझना इस पॉइंट को। तो अब होता क्या है कि मान लो हम खाते पीते रहते हैं तो बढ़िया एनर्जी बनी रहती है, और मान लो हम लोग कुछ ना खाएं 10-12 दिन 15 दिन, तो जब तक इसके पास स्टोर वाली ऊर्जा है, मतलब मैंने खाना खाया ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में गई, लेकिन जब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर हुई तो वो किस रूप में हुई, एटीपी के रूप में। लेकिन जब अब हम कुछ खा पी नहीं रहे, अब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर हमें एनर्जी वो वापस देगा, जो उसके पास बची है स्टोर वाली वापस देगा। इसीलिए देखो हम लोग अगर मान लो सुबह से खाना नहीं खाए होते हैं, फिर भी हम लोग काम कर लेते हैं, लगभग आधा दिन या एक दिन तक कुछ लोग काम कर लेते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी थी उसके माध्यम से वो काम करता है। अगर मान लो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाया, तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर उसका उठना चलना बैठना बोलना तक भी दूभर हो जाता है, मतलब वो बोल तक नहीं पाता है। बात को समझ रहे हो। अब मान लो अगर उससे बोल दो अगर एनर्जी नहीं है और 8-10 दिन से खाना नहीं मिला है, तो उसको बोल दो कि भैया 2 बार जीना चढ़ के उतर के नीचे आओ जाओ, तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है वो नहीं बची हुई है। ये समझ में, इतना अच्छा लिख लो, पहले इतना बना लो। इसको ऑक्सी भी बोलते हैं, इसको वायवीय श्वसन भी बोलते हैं, वायवीय श्वसन। ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये भी डाटा है पूरा का पूरा, जो भी हम ये लिखवाते हैं या जो भी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो ये आप ये मान के चलिए ये पूरा NCERT बेस होती है, आपको इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ये नोट्स बन रहे हैं या जिनको हम बनवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे NCERT बुक को ही देख के या नज़र में रख कर ही बनाए गए हैं। इसमें आप लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको पढ़ने के बाद में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किसी भी बुक से कुछ भी कहीं से भी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा पूछ देगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। पूछ देगा माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है, तो एक तो कोई कोशिकी, अब कोशिकीय श्वसन का मतलब ये है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत स्पेस पाया जाता है, इसके अंदर जगह होती है, इसीलिए वो फिर एनर्जी इसके रूप। तो अब बात ये आती है कि जब वायवीय श्वसन के माध्यम से, तो ऑक्सीजन के माध्यम से, तो ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे बनते रहते हैं। इसके बाद में आता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ह्यूमन बॉडी ऑफ करेंसी, एनर्जी करेंसी, तो इसका भी मतलब है ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताएं। अब अगर बात करें हम लोग, तो बात करें, अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें खोजा गया, किसने खोजा, माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, इस तरीके से अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड बाई, पहला पॉइंट हमारा ऑब्जर्व्ड, मतलब इसको सबसे पहले देखा किसने था, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, तो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम है कोलिकर। कोलिकर भाई साहब ने बताया था, या कोलिकर भाई साहब ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। वो भी किस में देखा था, इंसेक्ट में देखा था। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीटों में। पहला पॉइंट समझ में आया। कीटों की कोशिका में लिख लो यार, ये लिखो ज़्यादा, कोई कीटों में नहीं, कीटों की कोशिका में, या इंसेक्ट सेल लिख लो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कोलिका। ठीक है। तो अब बात ये आ गई ऑब्जर्व किसने किया था,
तो कोलिकर ने किया था सेल ऑफ इंसेक्ट, कीटों की कोशिका में। अब बात ये आती है डिस्कवरी किसने करी थी। खोज किसने करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो आपने अल्टमान का नाम सुना होगा, अल्टमान। तो खोज किसने करी थी? वो अल्टमान ने करी थी। एक नाम और आता है अल्टमान के बाद, अल्टमान प्लस फ्लेमिंग लिखो, फ्लेमिंग। ऑप्शन में अल्टमान नहीं होगा तो फ्लेमिंग, ऐसा होता नहीं अल्टमान देंगे। लेकिन अगर अल्टमान और फ्लेमिंग दोनों साथ में और सिंगल अल्टमान है तो आप फिर इसको टिक करना, फिर आप सिंगल अल्टमान को नहीं टिक करोगे। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई। ये कि डिस्कवरी किसने करी थी? अल्टमान ने। और देखा सबसे पहले किसने था? कोलिकर ने। अब बात करते हैं बेंजले। एक साइंटिस्ट थे हमारे बेंजले, बेंजले प्लस हर। स्पेलिंग नहीं समझ पाओगे तुम लोग, सही से लिखो, HARR। उन्होंने बताया था, उन्होंने देखा था सबसे पहले किसमें? लीवर में। किसमें देखा था? लीवर में। और लीवर से इन्होंने क्या कर दिया था? उसको आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट का मतलब पृथक कर दिया था, पृथक किया। ठीक है, अगले साइंटिस्ट आते हैं मूव्स। इसको इनको मूव्ज बोला जाता है, मूव्ज या मेव्ज बोलो, मेव्ज ज़्यादा सही है। मेव्ज ने प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी, प्लांट सेल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखा किसने? कोलिकर ने। सबसे पहले किसमें देखा है? कीटों की कोशिकाओं में। डिस्कवरी, खोज अल्टमान प्लस फ्लेमिंग। सिंगल तौर पे अल्टमान ही रहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में फ्लेमिंग भी दे रहा है तो आपको फिर फ्लेमिंग और अल्टमान दोनों वाला टिक करना होगा। बेंजलेज और प्लस हर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने लीवर से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं मूव्स। मेव्स जो थे उन्होंने प्लांट सेल में बात करी थी। अब बात ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? मतलब ये जो शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, अगला हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? टर्म या शब्द, हिंदी में बोलोगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो किसने दिया था? ठीक है, हमारी अगली हेडिंग क्या है कि टर्म शब्द किसने दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग ने जो टर्म दिया था, उन्होंने इसको क्या बोला था? फिला बोला था। क्या बोला था? फिला बोला था। ठीक है, जो फ्लेमिंग ने जो टर्म दिया था, जो शब्द दिया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने क्या दिया था? फिला दिया था। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। अगले साइंटिस्ट की बात करें, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया था? तो अल्टमान ने दिया था। अगले साइंटिस्ट आते हैं सी बेंडा। इधर लिख दें। अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं सी बेंडा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। अच्छा, तो फिर कोलिकर ने इसको क्या बोला था? सोक्रोसोम बोला था। क्या बोला था? सैक्रोसोम, सैक्रोसोम्स। इसको हिंदी में लिखेंगे सैक्रोसोम्स। पॉइंट समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो सी बेंडा द्वारा दिया गया। फ्लेमिंग टर्म जो है, जो फ्लेमिंग ने जो शब्द दिया था वो फिला दिया था। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा, सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा और कोलिकर ने इसको सैक्रोसोम कहा। ठीक है, नोट कर लो इतना।